कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज बात होगी उस मुद्दे की जिस पर कुरुक्षेत्र छिड़ा हुआ है राजनीतिक पार्टियों के बीच में। कहीं बिहार की तो बम बम भोले हो गई है, नीतीश तो है मौज में। तो क्या ये सब बजट में नीतीश को खुश करने के लिए किया गया और नीतीश क्या वाकई में खुश हो गए हैं? क्या नीतीश पे अब भरोसा कर लिया जाए कि इतने सब के बाद यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे? इन तमाम सवालों पर आज हमारी कॉफी के साथ होगी चर्चा और बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। केसी त्यागी जी, महासचिव जेडीयू के, हमारे साथ विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और प्रदीप जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। इस बार तो दिल खोल कर दिया है बिहार को सरकार ने और बजट में भरपूर ऐलान किया है, विपक्ष के टारगेट पर भी आ गए हैं। अब तो साथ रहेंगे? नहीं, हम अलग कब थे? अगर पुराने इतिहास देखो तो हम तो जनसंघ के समय से साथ हैं। जो गैर कांग्रेसवाद की देश में परंपरा चली है, इसको लोहिया और दीनदयाल जी ने शुरू किया था 67 में। 77 में हम एक पार्टी में थे। 89 में बीजेपी बाहर से सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद हम अटल जी की सरकार में उसके संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार थे। इधर उसके बाद तो गंगा में बहुत पानी बह गया। हाँ, गंगा में मंच पे साथ हाथ मिलाना, पोस्टर में साथ जगह बनानी, मनभेद भी हुए, मतभेद भी हुए। ऐसा है कि अभी जो ये गतिशील युग है, इसमें किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। विचारों की जो प्रखरता है वो इतनी तेज हो गई है कि गठबंधन में जो जितने दिन साथ रहे, कौन किसके साथ रहा। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा विश्वस्त और बड़ी पार्टी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में दो बार परिवर्तन कर लिए, कभी फारूक अब्दुल्ला के साथ तो कभी महबूबा मुफ्ती के साथ। उन्होंने ममता के साथ भी कर लिए, उन्होंने बीएसपी के साथ कर लिए, तिलक तराजू तलवार वाले। तो ये युग जो है ये पहले जैसा नहीं है। जब गारंटी की चिंता ना करें, डटे डटे। जहाँ तक बिहार का आपने कहा, एक चीज जो है, हमारे जो मित्र विपक्षी दल हैं उन्होंने ही बता दिया बिहार की जनता को कि बिहार को क्या मिला है। टीएमसी के प्रवक्ता ने कह दिया कि ये बिहारी बजट है। थोड़ा सा मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, जब बिहार का बंटवारा हुआ था, बिहार में कंगाली, गरीबी, बदहाली और पलायन के अलावा कुछ नहीं था। जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे सब चले गए थे, कोल माइंस सब चली गई थी, बड़े शहर सब चले गए थे, कुछ बचा ही नहीं था वहाँ पे पिछले 30-35 सालों में। और विशेष राज्य का जो दर्जा मांग है, ये कोई हमारी अकेले नहीं है। बिहार विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव पास हुए, नीति आयोग ने स्वीकारा नहीं। फिर मैं, शरद यादव, वशिष्ठ नारायण सिंह, मनमोहन सिंह जी से मिले ड्राफ्ट लेकर के। उन्होंने रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट बना दी, उसने मना कर दिया। NK सिंह तो हमारे ही MP थे जो 4वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, उन्होंने नहीं स्वीकार किया। एक्चुअली विशेष राज्य का दर्जा पहले मिला करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जरिए, अब वो प्रोसेस बंद हो गया। तो ये विशेष जो प्रोत्साहन राशि मिली है, इससे हम गदगद हैं। इससे आप तो गदगद हैं, लेकिन गारंटी अभी भी नहीं आ रही है। नीतीश रहेंगे क्या? आपकी बार नीतीश पर भरोसा कर लिया जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नीतीश के मतलब इधर उधर होने पर कोई शक है। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति वो ठीक है, कई बार उन्होंने इधर से उधर किया, उसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी पर जरूर असर पड़ा। लेकिन गवर्नेंस के इशू पर देखिए, ये सरकार भी और इसके दोनों बड़े सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों की बात करें तो गवर्नेंस का महत्व ये तीनों लोग समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर और दोनों चीफ मिनिस्टर। तो इनकी प्रायोरिटी अपने स्टेट की या देश की और डेवलपमेंट की वो पहले है। एक मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी ने एक राजनीतिक भूल की 2013 में, जब NDA से अलग हुए। किन कारणों से हुए, क्या हुए, वो सब इतिहास की बात हो गई। लेकिन वो समय ऐसा था जिससे उनका राजनीतिक नुकसान हुआ, फायदा हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिहार का नुकसान हुआ। नुकसान ही हुआ। वो ऐसा युग था कि जैसे बिहार की जो है प्रगति जो है वो एक्सप्रेस वे पे 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी दौड़ रही थी, अचानक टायर फट गया, उस तरह से हुआ। उनकी पहचान जो गवर्नेंस के मुद्दे पर सुशासन बाबू की बनी 2005 से 2010 के बीच में, और वो 2010 में उसका उनको जनता ने प्रतिफल दिया। जिस तरह का मैंडेट दिया, उस तरह का मैंडेट लालू प्रसाद यादव को कभी नहीं मिला। तो इसलिए वो 2013 का उनका फैसला, मुझे लगता है कि कभी अगर वो सोचेंगे, पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करेंगे, तो उनको लगेगा कि उनका वो गलत फैसला था। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है
कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे सत्ता उधर रहेगी। ऐसा है, नीतीश इतने बिल्कुल पावरफुल यही। हो गए विजय जी, पावरफुल की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि वो एक टाइम पे कह रहे बैलेंसिंग थे जो कि है, हाँ, वो सामाजिक संतुलन उन्हीं से स्थापित होता है। यूटिलिटी उस वो तरह वो की है। वो चले जाएं आरजेडी के साथ तो उधर सत्ता जा सकती है, वो इधर आए तो इधर आ सकती है। अगर 2013 में न गए होते वो तो शायद आरजेडी की आज इसकी चौथाई ताकत भी न बचती। 23 सीटों पर आ गई थी 2010 में। लेकिन बीच में RJD। तो विजय जी एक दौर ऐसा भी आया था जब नीतीश खुद बहुत कमजोर लग रहे थे राजनीतिक तौर पर। कहा जा रहा था कि भाई ठीक है, अब वो बात नहीं रही। कहाँ तो मतलब एक जमाने में विपक्ष के पीएम पद के कैंडिडेट के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था राष्ट्रीय राजनीति में, और अभी कुछ वक्त पहले ही कहा जा रहा था कि अब नीतीश की राजनीति जो है वो खत्म हो रही है। तो आप कहते हैं कि भाई सारी राजनीति नीतीश के इर्द गिर्द ही घूम रही है इस बार? बिहार को लेकर कहा जाए तो बिहार में तो बहुत समय से ये चल रहा है कि बिहार में विपक्ष में कोई भी बैठे, मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही होंगे। सरकार किसी की भी हो, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। ये पिछले 20 साल से चल रहा है। हाँ। और नीतीश कुमार जी की एक्सेप्टेबिलिटी बिहार में है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज कोई है ना रिश्तेदार नहीं होती, वो जनता का भी मूड देखती है ना कि किस तरह से क्या। यदि नीतीश कुमार स्वीकार्य नहीं होते तो सबसे कम एमएलए वाले आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री होता। कोई एहसान करता है क्या किसी पर? कोई पॉलिटिकल पार्टी एहसान नहीं करती। लेकिन आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जरूरत है। आप कभी उन्हें कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, पलटू राम कहते हैं, नहीं कहते। जो लोग उन्हें पलटू राम कहते हैं वही तो खुद भी तो 3 बार पलटे होंगे, तभी तो आए होंगे। ठीक कह रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पलटू राम कहेगी तो 2 बार उन्होंने छोड़ा, 2 बार उनके साथ आए। आरजेडी ने भी वैसा के वैसा ही किया। तेजस्वी जी कभी चाचा बोलते हैं, कभी पलटू राम बोलते हैं, कुछ करते हैं, ये लगातार चलता रहा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत गंभीर बात त्यागी साहब ने की, जो बहुत सीनियर लीडर है, उनका गतिशीलता के युग में गारंटी कोई नहीं कोई है। नहीं है। अब इससे पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की धड़कन फिर कोई टेंशन तो नहीं बढ़ेगी होनी चाहिए, मैंने नहीं पूछा था। बढ़ेगी। नहीं विजय जी, मेरा इशारा भविष्य के लिए नहीं था। फिर भी मैं प्रदीप जी आपसे 100% कहता हूँ, ये हमारा अंतिम विराम है। नंबर 1। नंबर 2, नीतीश जी के साथ में पिछले 50 साल से हूँ। मेरे पास दर्जनों किस्से, लेकिन एक में अगर मैं सुशील मोदी जी का किस्सा अगर नहीं सुनाया, भाई इस समय वो नहीं है, और उनके साथ जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो एक उद्योगपति को लेकर के गए, जो उन्होंने मुझे खुद सुनाया और कहा कि ये आपको 50 लाख रुपए चुनाव में देना चाहते हैं। तो नीतीश जी ने कहा, मुझे काहे के लिए देना चाहते हैं? मेरा तो सारा जो चुनाव का खर्चा है वो दिल्ली से बीजेपी के यहाँ से संचालित हो रहा है। अरुण जेटली उनके दोस्त थे, हेलीकॉप्टर उनका है, प्रचार प्रसार की सामग्री हुई है, जिस गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट जा रहा हूँ उनकी, ये मुझको नहीं, उनको दे दिया। मेरे दोनों मित्र एग्री करेंगे, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का एक भी मामला उन पर नहीं है। गुड गवर्नेंस में कोई कमी नहीं थी। और कभी उन्होंने जातिवाद या परिवारवाद, जो बिहार की राजनीति का आवश्यक अंग है, जो फल फूल रहा है, उस तरह का कभी नहीं किया। जहाँ तक प्रदीप जी कह रहे थे, अब वो यहीं रहेंगे। और जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, अब इस बजट को लेकर के भी, ये राजनीतिक मजबूरी का बजट है, ये सरकार बचाने का बजट है। तो आंध्र प्रदेश की बिहार की स्थिति कमोबेश एक जैसी। याद करो, जब आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ था, आंध्र के हिस्से में क्या आया? जितने रेवेन्यू कलेक्शन के सारे सेंटर थे, सारे हैदराबाद के दिल्ली चले गए थे, तेलंगाना में चले गए। तो अगर छोटे बच्चे को कुछ अतिरिक्त माँ बाप दे रहे हैं, तो माँ बाप पर भी आप ऐतराज करेंगे? अतिरिक्त तो तब भी दे सकते थे, पहले भी साथ थे, साथ नहीं भी थे तब भी दिया जा सकता था पिछले 10 सालों में अतिरिक्त। तो नहीं, अब तो सैचुरेशन स्टेज होगी उसकी। नहीं, अतिरिक्त तो तब भी दिया जाए। जगनमोहन रेड्डी के समय भी हाँ, नहीं, मैं आंध्र की बात नहीं, मैं बिहार की बात कर रही हूँ कि भाई आप तब भी दे सकते थे। तो ये सिर्फ इतना ही मामला है कि बस सिर्फ अतिरिक्त प्यार आ गया, अतिरिक्त सीटों के नंबर की जरूरत पड़ी, उसके लिए तो समर्थन नहीं चुकाया जा रहा है, समर्थन मूल्य नहीं, ये उसका समर्थन का न मूल्य है, न मोदी जी ऐसे हैं, न नीतीश जी ऐसे। वी आर हेयर टू स्टे। अब हम हैं यहाँ पर, और जो ये लालच और ये लुभाने वाली बातें कही जा रही, इट इज़ ऑल बोगस। हम बाहर क्यों आए थे? हम तो इंडिया के संस्थापक थे। नीतीश कुमार ने 4 साल पहले हिसार से शुरू किया था गैर भाजपावाद, सबको हम ही नहीं इकट्ठा किया। केजरीवाल ने, अब मैं ऑन रिकॉर्ड आपके यहाँ कह रहा हूँ, जब पटना में गए थे केजरीवाल जी, तो राघव चड्ढा ने, केजरीवाल जी ने कहा कि त्यागी जी एक काम कीजिएगा, लालू जी के साथ किसी पिक्चर में हम ना आ जाए।
तो मैं केजरीवाल जी को लेकर जा रहा था, लालू जी खड़े हुए और उनकी कोनी भर ली और वो सारे उसमें आ गया। तो इनके ऐसे भी दिन थे ना, ये काम भी नीतीश कुमार ने किया। मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र ममता बनर्जी, ये उनको देखने को तैयार नहीं थे, हमने इकट्ठा किया। कांग्रेस पार्टी में अगर समन्वय की कमी ना होती, पॉलिटिकल एरोगेंस ना हुई होती, ये तय हो गया मुंबई में कोई फेस नहीं होगा। दिल्ली में अशोका होटल में जो बैठक हुई है प्रदीप जी, उसमें बाकायदा राजीव गांधी का नाम ले दिया, बाकायदा खड़गे का नाम ले दिया, हाँ। और राहुल गांधी जैसा सीनियर लीडर खड़े होकर कहते हैं नीतीश जी आपके नाम पे ममता जी को ऐतराज। ये सब प्लांट किए जाते थे, हमें भगाने के इंतजाम किए गए। हम तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम बीजेपी के साथ पहले भी लड़ेंगे। हम कोई एक पार्टी नहीं है, हम सोशलिस्ट ट्रेडिशन से आए हैं, प्रगतिशीलता के नाम पर, ये जो अपना राष्ट्रीयकरण के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर, एंड अप टू सम एक्सटेंट सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे उनका लालन पालन अलग हुआ। हम खिलाफ नहीं है, उनसे डिफर करते हैं। त्यागी जी, अब आप कह रहे हैं पूर्ण विराम लग गया है, हाँ, तो बिल्कुल। महत्वाकांक्षाओं पर भी पूर्ण विराम लग गया है। नीतीश कुमार जी बिहार में हैं और जो प्रधानमंत्री हैं वो दिल्ली में, इसमें कोई किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, इतना हम मानते हैं। जैसे मुख्यमंत्री के पद से उठ कर के देश भर में कमांड किया है मोदी जी ने, वो सारी क्षमताएं और वो सारे गुण नीतीश जी में मौजूद थे। विजय जी, नहीं, मुझे हैरानी इस बात पर है क्योंकि प्रदीप जी भी और देश भी केसी त्यागी जी को बहुत लंबे समय से जानता है, देखता रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि केसी त्यागी जी के होते हुए नीतीश कुमार जी को कौन राय दे रहा है कि वो इधर से उधर जाते हैं या कोई बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगे क्योंकि उनका सोच समझ, उनका जो तरीका है वो अलग है। अब दूसरा मुद्दा, ये बजट की बात तो हो गई, महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? जेडीयू नीतीश के तेवर। क्योंकि वो नहीं, नीतीश का JDU का- समझ में नहीं आते हैं। नहीं, जेडीयू का सबसे बड़ा मुद्दा जो है पिछले एक साल का राजनीति का, वो है जातिगत जनगणना का, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने परेशान किया, इस नेतृत्व को परेशान किया। अब आप सरकार में, उससे पहले हुआ था, जैसे त्यागी साहब भी बताएंगे कि जब सरकार थी, मतलब नीतीश कुमार जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी साथ थी, सुशील कुमार मोदी के साथ विधानसभा में प्रस्ताव पास करके आपने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की जातिगत जनगणना को लेकर। अब केंद्र में आप उनके साथ बैठे हैं, क्या होगा जातिगत जनगणना का? जातिगत जनगणना को कोई नहीं रोक सकता। इवन प्रधानमंत्री से जब मिले हैं उन्होंने मान गए वो? हैं जी? नहीं, अब नहीं, जो पहले मिले थे ऑल पार्टी डेलीगेशन में, उन्होंने मना नहीं किया। और बिहार की जो पार्टी है वहाँ की, और एक चीज़ और समझ लीजिए विजय जी, अब दुनिया बदल गई है, 1990 नहीं है ये। जब वीपी सिंह जी ने मंडल लागू किया था, मैं उस समय एमपी था, मेरे घर के बाहर 200 लड़के लगे रहते थे मुर्दाबाद करने वाले। अब जब जातिगत जनगणना बिहार की सरकार ने शुरू की है, मेरे पास 10-20 रोज आते हैं, हमारे यहाँ भी कराइए। वो दुनिया बदल गई है। और अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी, ना तो जातिगत जनगणना से मना कर सकती है, ना आरक्षण से मना कर सकती है, ना अति पिछड़ों के आरक्षण से मना कर सकती है। और जो विशेष मौके मिल रहे हैं इन गरीब गुरबा लोगों को, उसके नतीजे उत्तर प्रदेश में, सारे देश में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसमें ईर्ष्या, वैमनस्य के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जो 1990 में थी। नहीं, लेकिन अब दबाव बनाएंगे आप प्रधान, क्योंकि अब इससे बड़ा मौका तो आपको नहीं मिल सकता कि आप केंद्र में भी सरकार में हैं और आजकल तो राज्य नीतीश में जी भी की सब सरकार सुनी में जा हैं, रही है। और आप कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना का मौसम बन गया है, हाँ, कोई और राजनीतिक दल- आजकल नीतीश जी तो की फिर सब सुनी जा रही है। इससे बेहतर मौका मिल सकता है क्या? देखिए, संविधान और आरक्षण आज देश की राजनीति की दो धुरी हो गई हैं। सबसे ज़्यादा तो मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों बहनों मैं पिछड़ी जाति का हूँ। भाइयों बहनों, वो दिन चले गए जब ये एक या दो जाति की पार्टी थी, ये पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की। एक हमारे से कंपटीशन में लगे हुए हैं श्री राहुल गांधी जी, जिनके पिताश्री ने उस पार्लियामेंट में था, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और जानते हैं प्रदीप जी, मैं कभी गलत गाने नहीं करता। इनकी किताब छपी हुई है, 3 बार पानी पिया इन्होंने कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये राजनीति के कुछ दौर होते हैं। ये दौर है सामाजिक बदलाव का, सामाजिक समरसता के बजाय सामाजिक समानता का। कोई पॉलिटिकल पार्टी अब इसको इग्नोर नहीं कर सकती। इसमें दो चीजें हैं, इसमें कटता हो या समन्वय। प्रदीप जी, ये नीतीश जी का भी दौर है इस बार, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि इस टाइम पे सबसे मोस्ट पावरफुल सीएम बनते जा रहे हैं वो
नीतीश जी का भी दौर है। नहीं नहीं, देखिए आप नीतीश जी को मैं जोड़कर कहता हूँ, चंद्रबाबू नायडू, दोनों की राजनीति को देखिए तो आखिरी पारी एक तरह से दोनों खेल रहे हैं, और दोनों के सामने जो महत्वाकांक्षा की बात आप कर रही थी, उनके सामने महत्वाकांक्षा है अपनी लिगेसी छोड़कर जाने की, कि हमको किस रूप में याद किया जाएगा, हमारे प्रदेश के लोग हमको किस रूप में याद करेंगे, हमने प्रदेश के लिए क्या किया। दोनों के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों जानते हैं कि उनका जो संख्या बल है, उनका जो जनाधार है, उसके आधार पर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ऐसी परिस्थिति कोई भविष्य में अभी मतलब तत्काल दिखाई नहीं दे रही है कि इस तरह की सरकार बने जिसमें उनके लिए प्रधानमंत्री बनने की गुंजाइश हो। तो इसलिए वो प्रधानमंत्री बनने के लिए कहीं चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया है, उनको मालूम है कि स्थायित्व से जो मिलता है वो जो है अस्थिरता से नहीं मिलता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अब कहीं जाने वाले हैं। ये पैकेज और ये जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं त्यागी जी, अब ये कैसे संभव है कि बीजेपी जो है पिछड़ों की, अति पिछड़ों की राजनीति करेगी और जाति की गणना से मना कर देगी? ये तो परस्पर विरोधी बात हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी का आप देखिए ऑफिशियल स्टैंड ये कहीं नहीं है कि हम इसके खिलाफ है। वो चुप भले हो जाते हैं, कहीं समर्थन करते हैं, बिहार में समर्थन किया, कहीं चुप हो जाते हैं, लेकिन खुलकर विरोध बीजेपी ने नहीं किया। और बीजेपी को भी मालूम है कि इसको कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। तो ये काम तो होना ही है, और मुझे लगता है कि शायद इस बार जो जनगणना होगी उसके साथ पूरी संभावना है कि इस जातियों की भी गणना हो। तो इसलिए जो त्यागी जी बात कह रहे हैं कि समय बहुत बदल गया है, राजनीति बदल गई है। और कांग्रेस का उन्होंने उदाहरण दिया, भाई मंडल कमीशन जो है की रिपोर्ट कांग्रेस के राज में आई। उसके अलावा जितनी बार जो है पिछड़ों के आरक्षण की मांग हुई, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। आप आज़ादी के बाद से देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग कभी जो है कांग्रेस के साथ रहा नहीं, कांग्रेस उसके साथ खड़ी हुई नहीं। सबसे पहले समाजवादियों के साथ रहा, फिर चौधरी चरण सिंह के साथ रहा, और उनके बाद अब जो है बीजेपी के साथ है। तो इसलिए कांग्रेस अचानक एक दिन कांग्रेस का कोई नेता खड़ा होगा और कहेगा कि जो है हम पिछड़ों को हिस्सेदारी देना चाहते हैं, आरक्षण देना चाहते हैं, इस नाम पर लोग आ जाएंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं। लेकिन राजनीति में हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ऐसे पिच पर जाना चाहते हैं जो उनकी अपनी नहीं है, जहां उनका आधार नहीं है। तो उस पिच पर जाएंगे तो उनके लिए मुश्किल होगी। चैलेंजर बहुत है, जो पुराने समाजवादी हैं या जनसंघ और भाजपा के लोग हैं, वो उनसे बड़े चैलेंजर हैं और उस फील्ड पर खेलकर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। कांग्रेस के लिए वो बड़ा मुश्किल होगा। कांग्रेस के लिए ये जो निकला है उत्तर प्रदेश में एक रास्ता दलित और मुसलमान का, वो रास्ता कांग्रेस का है, वो उनका पुराना वोट बैंक है, उसकी ओर जाएंगे तो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन पिछड़ा वर्ग कांग्रेस से जुड़ेगा। अब पिछड़ा वर्ग की अपनी पार्टियां बन गई हैं, चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव की हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो। अब इन पार्टियों के नेताओं को छोड़कर अगर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ चला जाएगा या राहुल गांधी के साथ चला जाएगा? अगर कांग्रेस के रणनीतिकार ऐसा सोच रहे हैं तो उनकी गलतफहमी है। तो यानी अब ये डिफाइन हो गया है कि भाई बिहार में नीतीश हैं और नीतीश ने भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण विराम लगा दिया। नहीं, इसमें बहुत कोई ऐसा मतलब सवाल बड़ा नहीं है। अब जिस तरह से माहौल बन रहा है, लेकिन जैसे प्रदीप जी ने जहाँ बात खत्म की, मैं वहाँ पर शुरू करना चाहता हूँ। प्रदीप जी ने कहा कि चंद्रबाबू साहब और नीतीश जी ये आखिरी पारी खेल रहे हैं, अपने पॉलिटिकल पारी। तो क्या एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है जनता दल यूनाइटेड में कि एक नया नेतृत्व क्या नीतीश कुमार जी किसी को सौंपने जा रहे हैं, या कोई नया नेतृत्व तैयार हो रहा है जो आपने तैयार कर दिया कि भाई अब नीतीश जी के बाद का मतलब कि क्या वो रिटायर होकर कोई नई लीडरशिप दे रहे? क्योंकि जब से जनता दल यूनाइटेड बना एक तरह से लीडर वही है, अध्यक्ष कोई भी बनता रहा है, नहीं बनता रहा है, वो सब है। तो क्या, और उनके जो भीष्म पितामह हैं वो तो त्यागी साहब है। विजय जी, मैं ऐसी कोई टिप्पणी करके कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता। मुझको समाजवादी प्रदीप जी बेहतर जानते हैं। 50 साल से मैं इसी आंदोलन के साथ हूँ और जितने समाजवादी आंदोलन से नेता निकले हैं, जयप्रकाश जी के आंदोलन से, नीतीश कुमार डिफरेंट, हालांकि मेरे मुलायम सिंह जी से जैसे रिश्ते रहे आपको पता है,
देवीलाल परिवार से जैसे मेरे रिश्ते रहे, लेकिन ये बहुत लोक लाज में जिया है, बहुत लोक लाज में जिया नीतीश कुमार। उसका परिवारवाद पर, उसका जातिवाद का, उसका भ्रष्टाचार का, ये जरूर यक्ष प्रश्न है जो आपने कहा है कि आफ्टर नीतीश एरा, एक तो उन्होंने अपने किसी परिवार के आदमी को नहीं बढ़ाया, कोई कुछ भी कहता रहे, उन्होंने किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। इसलिए जनता दल यू के सामने भी यक्ष प्रश्न रहेगा कि हम सब लोग मिलकर के जो मैं भी नीतीश जी के साथ ही रिटायर हूँ, ये मान के चलिए, मैं भी जब तक हूँ जनता दल यू में, जब तक नीतीश जी हैं और उनकी सक्रियता है, क्योंकि मेरे जैसे लोगों के लिए भी, अब प्रदीप जी आप जानते हैं, हम लोगों ने चौधरी चरण सिंह से 50 साल मुझको हो गए हैं, इतना ही नीतीश जी का हुआ है, तो मैं उसका अपने आप को भी उस एरा से बाहर निकलता हूँ। लेकिन उस राजनीति के लिए भी और उस स्थान के लिए भी कोई उपयुक्त व्यक्ति इस समय जनता दल यू में नहीं है जो नीतीश कुमार के घुटनों के बराबर भी। मैं आपके सार्वजनिक मंच पे कह रहा हूँ, ये जोखिम भरा काम है। कई नेता नाराज भी हो सकते हैं जी, कई नेता नाराज भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन मैं तो खुद नीतीश जी के साथ 50 साल से हूँ, मैं खुद अपने आप को उपयुक्त नहीं मानता, और भी मैं सब लोगों को जानता हूँ। एक पॉलिटिक्स जरूर है, अब एक पॉलिटिक्स और चलेगी, मैं दोनों मित्रों से कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने जस्टिस रोहिणी आयोग बनाया है, पिछड़ों का आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है ना, एक पॉलिटिक्स खत्म हुई, मंडल कमीशन हो गया, लेकिन 1200 कुछ जातियां ऐसी हैं पिछड़ों की जिनके आदमी को आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली है। 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट आ गई है। तो पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं उनको कैसे जॉब मिलेंगे, तो उसका जो है बाइफर्केशन हो रहा है। अगला आंदोलन, आप मतलब ये मेरे मित्र दोनों बहुत सीनियर हैं और मैं आपके लिए बता रहा हूँ, अगला आंदोलन ये है जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित करो और लागू करो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जो नारा आजकल चल रहा राहुल जी भी दे रहे हैं, उसे कीजिए। ये बड़ा आंदोलन भविष्य के गर्त में, गर्भ में छिपा हुआ है। अगले चुनाव बिहार के और मतलब इसका सबसे बड़ा खतरा है पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है, वो खिलाफ जो बड़ी जातियां पिछड़ा वर्ग की हैं, उनके जो नेता हैं, उनके लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उनको सत्ता मिली पिछड़ों के नाम पर, लेकिन वो सत्ता का बंटवारा उस तरह से नहीं किया। उनसे जो संख्या बल में कम थे उनको हिस्सेदारी नहीं दी, तो उनके मतलब पतन का भी यही कारण है। लालू प्रसाद यादव हो चाहे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव हो, कि जो है एक जाति का वर्चस्व हो गया, उस जाति का मतलब पिछड़ा वर्ग हो गया, पर्यायवाची बन गया। तो बाकी लोगों को लगा कि भाई इस आंदोलन से हमको क्या मिला। तो रोहिणी कमीशन की जो मांग है, वो जो कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला था, वो उसी रास्ते पर है कि पिछड़ा वर्ग के अंदर रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको ऊपर लाने के लिए उनका अलग से कोटा फिक्स हो जाए रिजर्वेशन का। और प्रदीप जी, 2-3 चीजें और निकल के आ गई हैं इसमें से। एक तो कोई भी पॉलिटिकल, जो नेशनल पॉलिटिक्स में कोई पार्टी अब आरक्षण का विरोध नहीं करेगी, नंबर 1। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 10% रिजर्वेशन के बाद कोटा तो 50 पूरा हो ही गया, 50 प्लस हो गया, इसलिए कैप 50% प्लस करो, इसका भी कोई विरोध नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने जो कर दिया 10% का आरक्षण, तो 50 प्लस 10 तो यही हो गया, 60% में हो गया। नहीं, उस पर थोड़ा विवाद है कि 10% मतलब 50 के ऊपर नहीं गया। हाँ। वो कह रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन के लिए फिक्स था, 50% जनरल था। उस जनरल में से 10% दिया है, तो जनरल को जो 50% मिलता था अब 40 मिलता है। बिहार की जनगणना के बिहार की जनगणना के बाद तो वहां तो 75 हो गया। फिर जो नहीं, वो आप अलग मुद्दा उठा रहे हैं, हम केवल वो 10%। चलिए एक काम करते हैं, तो जरा मुद्दे पे, जरा नीतीश जी के मुद्दे पर ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको लेकर जो ये भी नीतीश मुद्दा ही है। नहीं, ये मुद्दा तो राजनीति का है, लेकिन हम जरा नीतीश की शख्सियत की बात ये कर रहे हैं कि ऐसा एक चीज इसमें जोड़ दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और नीतीश जी से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है, जो रोहिणी कमीशन की बात की साहब ने। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट तो सरकार ने 2 साल हो गए, करीब 1.5 साल हो गया प्रेसिडेंट को रखे हुए, क्यों सरकार ने टेबल नहीं की। और मैं कहता हूं, जब आपकी चाहना खत्म हो जाती है, जैसे आपने कहा कि भाई अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर तो कम से कम आप सामाजिक मुद्दों पर दबाव बनाने की स्थिति में आ जाते हैं।
चाहते हैं तो फिर लगता है ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मंत्री बनेगा, ये प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं है। आज नीतीश जी ऐसी स्थिति में जहां चाहना नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। त्यागी जी कह रहे हैं, उस बात पे कोई शक नहीं कर रहा। तो क्या अभी जातिगत आरक्षण की बात हुई, जातिगत जनगणना की बात हुई, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को टेबल करने के लिए भी सरकार ने, अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसमें कोई जिक्र नहीं है उसका, तो क्या ये मंशा है कि नहीं है? और विश्वकर्मा योजना का अभी चर्चा होगी, विश्वकर्मा योजना शुरू की कि नहीं की, तो उस पर क्या कर रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि नीतीश जी की ये पारी या उनका जो लेगेसी है वो इस बात से याद रखी जाएगी कि उन्होंने इस मुद्दे पर कहां खड़े हुए। वो देखिए, इसका तो एक चीज मान के चलिए कि बिहार में ये सब बजट रिजल्ट के बाद जनता दल यू ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है। और बिहार में भी मेरे दोनों मित्र जानते हैं, ये जो कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला जिसका जिक्र प्रदीप जी ने किया, वो आरक्षण के अंदर आरक्षण था और उसका कोई मामूली विरोध नहीं हुआ था। बहुत विरोध। उनकी सरकार इसी बात पर गई। मुंगेरी लाल कमीशन बैठा था जिसने कहा था इतना % तो पिछड़ों को दो, उससे ज्यादा अति पिछड़ों को दो। और पहली बार महिलाओं का आरक्षण भी तभी आया था 78 में, और ऊंची जात के 10%, गरीबों की बजाय 3% था उससे, ये भी तभी आया था। लेकिन कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले को किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया, छोड़ के इसको नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार का जेडीयू का अगला कदम है आरक्षण के अंदर आरक्षण। ठीक है, ये तो उनके कदम है, लेकिन चुनाव जो होने वाले हैं अगले साल, तो उसमें सीएम फेस एक बार नीतीश कुमार जी होंगे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कह चुके हैं। और प्रदीप जी, क्या बीजेपी जो एक बार बिग ब्रदर की भूमिका में देख रही थी खुद को, अपना सीएम बनाने का ख्वाब बिहार में, अब वो ख्वाब बहुत दूर छूट गया है पीछे बीजेपी के लिए? बीजेपी की मुश्किल बार बार नीतीश कुमार का साथ क्यों लेती है? बीजेपी के पास अपनी कोई लीडरशिप नहीं है बिहार में, जो पैन बिहार जिसका असर हो, और वो इतने सालों में डेवलप भी नहीं कर पाए। तो नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प उनके पास नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का जोखिम मुझे नहीं लगता बीजेपी लेगी। अगर सरकार और राजनीतिक रूप से राज्य में राजनीतिक स्थिरता रखनी है, स्थायित्व रखना है, तो नीतीश कुमार ही उसका उत्तर है। तो उनको छोड़कर या उनको हटाकर या उनको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश मुझे नहीं लगता बीजेपी करेगी। यानी कि दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं, और वो अब इसलिए ये जो दोस्ती है सील हो गई, लॉक हो गई। नहीं, दोस्ती सील है अभी तो फिलहाल, सील फिलहाल ही कैसे होती है। है? फिलहाल फिलहाल लेकिन है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि नीतीश कुमार जी को, बीजेपी को आपने बिग ब्रदर कहा। बिग ब्रदर कब बने वो? उन्होंने नीतीश कुमार को क्या छोटा बनाया विधानसभा चुनावों में? क्या जो उनके हनुमान है, जिसके लिए चर्चा त्यागी जी करते रहे हैं, उनकी वजह से वो बिग ब्रदर छोटे भाई की भूमिका में आ गया? बहुत सारे सवाल हैं। तो इसलिए किसी पर ये विश्वास कर लेना और सील कर देना, क्योंकि नीतीश जी भी जानते हैं कि वो बड़े भाई से छोटे भाई कैसे बने। तो अभी 2010 का जिसका प्रदीप जी जिक्र कर रहे थे, 242 के 243 के हाउस में 118 एमएलए नीतीश जी के थे, और 5-6 एमएलए हमें मिल भी रहे थे, और अकेले सरकार बनाने के लिए कई लोग लगे भी हुए थे। लेकिन हमारी उनकी मित्रता थी, है और रहेगी। और बीजेपी के भी 95 के आसपास, 98 नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी। और अब जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 175 प्लस सीटों पर जेडीयू प्लस, उसमें बीजेपी भी शामिल है, उसमें एलजेपी भी शामिल है, मांझी जी भी हैं। इस समय हमारा इतना है, और ये जो बजट आया है इसके बाद हम 200 पार कर गए। चलिए, इस बजट के बाद अब मोदी जी और नीतीश जी बेस्ट फ्रेंड बन गए? दो बेस्ट फ्रेंड तो हम देखिए, ऐसा है, ये पॉलिटिक्स है, इसमें हम लोग तो जेल में भी रहे 1919 महीने। बीजेपी एक बात हम कहिए, बेस्ट फ्रेंड की जो आपने बात कही ना, जब नीतीश कुमार अलग हो चुके थे, अभी जो साथ आए हैं अभी जो लेटेस्ट, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ मंत्री प्रधानमंत्री से मिले और नीतीश कुमार जी की शिकायत की कि उनके बारे में हमको सोचना चाहिए, उनका विकल्प या जो भी इस तरह की बात। उन्होंने कहा, देखो एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि भारतीय राजनीति में ऐसे नेता नीतीश कुमार जैसे नहीं मिलेंगे, जो ईमानदार भी हो, इतना लंबा जिसका जो है सार्वजनिक जीवन हो, और भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना हो, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं हो, क्रोनिक कैपिटलिज्म का कोई आरोप ना हो। तो वो साथ रहें ना रहें
उनका सम्मान एक करना किस्सा चाहिए। सुना नहीं, करके वक्त की यहाँ कमी एक है। किस्सा बस लास्ट। 2004 की एक शाम है, जॉर्ज फर्नांडिस के घर पे मीटिंग हो रही है। नीतीश जी हैं, ललन जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, मैं हूँ, प्रभुनाथ सिंह हैं और जॉर्ज फर्नांडिस हैं। कुछ एमएलए तोड़ने की बात आती है। एक साथी कहते हैं कि कुछ पैसे की व्यवस्था की जाए ताकि नीतीश कुमार जी को एमएलए और उपलब्ध हो जाए। नीतीश कुमार जी खड़े हो जाते हैं कि पैसे दे करके एमएलए तोड़ करके मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, और वो वॉकआउट कर जाते हैं। ये है नीतीश कुमार। विजय जी, अब टिप्पणी आज मतलब के- इतने ही नहीं, सीधे, ये- इतने ही नहीं, सरल और इतने ही सच्चे हैं नीतीश कुमार। जी की ये दोनों मुद्दों पर कोई ज्यादा बहस नहीं हो सकती। ये ठीक ही है क्योंकि उन पर परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का वो आरोप नहीं है। लेकिन जो आपने कहा ना बेस्ट फ्रेंड्स तो नीतीश कुमार जी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में बीएफएफ नहीं होता जो आपकी जनरेशन का हाँ, टर्म है। बीएफएफ नहीं, फॉरएवर नहीं है।